यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। मींस ड्यूरिंग प्लानिंग, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्लानिंग हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या स्टेप्स और पॉलिसीज का प्रयोग करके हमने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इनको हम एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। पहला जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स हुआ वो था टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं हम। मीन्स हमने अपने टेक्नोलॉजी को चेंज करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार किया। पहला पॉइंट है यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करके हमने अपनी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको बढ़ाया। मीन्स पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। मेजरली हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए वीट, बाजरा, राइस, जवार एंड कॉटन में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही इंक्रीमेंट मिला, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली गई। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके अपनी फसल को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम मैनी डिसीज। बहुत सारी बीमारियों से हमने उनको बचाया जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। नेक्स्ट है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। हमने साइंटिफिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी। हमने सिलेक्शन ऑफ क्रॉप बहुत सोच समझ कर किया, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली किया। और प्रिपरेशन ऑफ सोइल की, मींस अकॉर्डिंग टू क्रॉप हमने सोइल को प्रिपेयर किया। हमने रोटेशन पॉलिसी का यूज किया क्रॉप में। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सीड हमने बहुत बेहतर रखा। जैसा सीड हमने पहले यूज करते थे उससे उच्च क्वालिटी का सीड्स हमने यूज किया जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। साथ ही साथ हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज किया। ओवरऑल ये जितना भी हमने मैनेजमेंट किया ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मददगार रहा। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन में हमने क्या किया, हमने भिन्न भिन्न प्रकार की मशीन्स का यूज किया और उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। मशीन्स को खरीदने के लिए हमने अपने जो स्मॉल फार्मर्स है उनको अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बाय रूरल बैंक्स, बाय मैनी कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या सुधार किए गए। फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज को हम पहले जमींदार के नाम से जानते थे। जो जमींदार होते थे उनको बीच में से हटा दिया गया। किसके बीच में से? बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टिलर ऑफ द सोयल। ये लोग स्टेट और एक्चुअल टिलर ऑफ द सोयल के बीच में थे। इनको बिचौलवा के नाम से जानते थे और जमींदार भी कहते थे। इनको यहाँ से हटा दिया गया। जो ओनरशिप राइट है, मीन्स मालिकाना हक, उस आदमी को दे दिया गया जो एक्चुअल में उस लैंड को कल्टीवेट करता था और वो बंदा था टिलर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट को रेगुलेट कर दिया गया, एडवांस तक कर दिया गया, रेंट को फिक्स कर दिया गया सो दैट जो भी कल्टीवेटर था, जो भी उस लैंड पे कल्टीवेट करता था उसका किसी भी तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन होती है चकबंदी। चकबंदी कर दी गई किसकी? संपत्ति की, लैंड की। चकबंदी से तात्पर्य बच्चों ये है, पहले हमारी जमीन टुकड़ों में पड़ी होती थी। एक किसान की जमीन फॉर एग्जांपल एक पड़ी हुई है यहाँ पर, तो दूसरा उसका टुकड़ा पड़ा होता था 1 किलोमीटर दूर, तीसरा 500 मीटर दूर, ऐसे पड़ा होता था। आफ्टर कंसोलिडेशन, आफ्टर चकबंदी, सारी जमीन उस किसान की एक जगह कर दी गई जिसके चलते किसान को खेती करनी आसान हो गई और कम लागत पे उसे खेती होने लगी। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग से मतलब है, सीलिंग मतलब अंतिम सीमा, मीन्स इम्पोज्ड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कल्टीवेबल लैंड। एक किसान एक सीमा तक ही लैंड को कल्टीवेट कर सकता था।
जो एक्स्ट्रा लैंड थी वो टेक ओवर कर ली गई थी, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और वो लैंड किसको दे दी गई थी? वो लैंड उन किसानों को दे दी गई थी जिनके पास में जमीन नहीं थी, या जो बहुत ही छोटे किसान थे, या लेबर थी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में देखो बच्चों क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में एनकरेज किया जाता है किसको? जो छोटे किसान हैं या स्मॉल होल्डर्स है, सो दैट उनकी फसल का दाम उन्हें अच्छा मिल सके और उन्हें कम दाम पर इनपुट्स अवेलेबल हो सके। इनपुट्स में क्या क्या आ सकते हैं? इनपुट्स में बीज आ सकता है, इनपुट्स में हमारे वे सारे इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं जो चाहिए किसमें? खेती करने में। तो ये सारी सुविधाएं दी गई थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा जो रिफॉर्म्स हुआ, जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में हमारे कई ऐसे स्टेप लिए गए जो काफ़ी मददगार रहे, किसके लिए? हमारे किसान के लिए और इंडियन फार्मिंग के लिए। फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। सिंचाई की व्यवस्थाओं में बहुत मदद की गई किसानों की, या यूं कहे इरिगेशन फैसिलिटीज़ का काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, विस्तारीकरण हुआ। हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो पहले हमारी 1951 में 17% लैंड हमारी इरिगेशन के अंडर आती थी, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के अंडर आती थी। बट आज हमारी 45% ऑफ द लैंड कम्स अंडर कल्टीवेशन बाय परमानेंट इरिगेशन। अंडरस्टूड। आज हमारी 45% लैंड परमानेंट इरिगेशन के थ्रू उनकी सिंचाई होती है, वे कल्टीवेट होती है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था अच्छी कर दी गई, किसके लिए? किसानों के लिए। उन्हें कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराया गया, किसके द्वारा? बाय रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा, कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा और नबार्ड के द्वारा। नबार्ड है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना की गई थी वो लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए की गई थी, किसको? फार्मर्स को, एट द नेशनल लेवल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ का गठन किया गया, जिसके चलते पूरी इंडिया में जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाने लगी। सुविधाएं क्या क्या थी? अब सुनिए आप ध्यान से। उन्हें स्टोरेज की सुविधा दी जाने लगी, मीन्स उनका जो भी एक्स्ट्रा क्रॉप्स होती थी जो मार्केट में नहीं बिकती थी, उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी उनको दी गई बाय कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के द्वारा। और उनकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया गया, सो दैट उनकी फसल का दाम उन्हें अच्छा मिल सके और उन्हें चीप इनपुट्स प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ उन्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत होती है या टेक्नोलॉजी या गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो सारी दी गई, किसके द्वारा? कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ के द्वारा। रेगुलेटेड मार्केट से मतलब ये है जो हमारी मार्केट थी उस पर कंट्रोल कर दिया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया, किसी भी प्रकार की हमारे किसान के साथ में चीटिंग नहीं होगी, ना वेट को लेके, ना प्राइस को लेके और ना उसके टाइम से पेमेंट को लेके। ये सारे सुधार हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स में किए गए। नेक्स्ट है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से मतलब है बच्चों एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। एमएसपी से क्या होता है बच्चों? जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है, ये पॉलिसी संबंधित है फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ क्रॉप। किसी भी फसल का प्राइस फिक्स कर देती है गवर्नमेंट कि मिनिमम इतना दाम तो किसान को पे करना ही पड़ेगा, किसके द्वारा? बायर के द्वारा। वो बायर चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जांपल शुगर मिल क्या है? बायर है किसका? शुगर केन का। तो शुगर मिल को गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि मिनिमम आपको 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से या 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से इतना पैसा तो आपको किसान को देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मिनिमम, एक मिनिमम प्राइस फिक्स करना, उतना तो किसान को पे करना ही करना है उसकी फसल का, एक्स्ट्रा चाहे जितना मर्जी कर ले, कौन? बायर। अंडरस्टूड। तो ये सभी जो सुधार थे वो हमारी किस में किए गए? वो हमारी एग्रीकल्चर में किए गए। सो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1965 में हुआ था।
1965 में अक्टूबर में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके फादर थे नॉर्मन बोरलग। कौन थे इसके फादर? नॉर्मन बोरलग। मैं आपको बताता हूं लिखकर अभी। नॉर्मन MAN नॉर्मन बोरलग BORLAUG। तो इसके फादर थे ये किसके? ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत अक्टूबर 1965 में हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य बच्चों ये था कि हमें अपने क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ग्रीन से क्या मतलब है देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन को ब्रेक करता हूँ। ग्रीन से मतलब है क्या? क्रॉप। ग्रीन से मतलब क्या है? क्रॉप। और रिवॉल्यूशन से मतलब, रिवॉल्यूशन मतलब है स्पीड, स्पर्ट जिसको हम बोलते हैं SPURT। तो क्रॉप को स्पीड देना मींस क्रॉप के प्रोडक्शन को स्पीड देना। इसका तात्पर्य क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने से है, मींस ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं। इसका जो पहला अचीवमेंट था वो ये था बच्चों, राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारा जो प्रोडक्शन था किसका? किसी भी क्रॉप का, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में इसने काफी मदद की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की। प्रोडक्टिविटी किस हद तक बढ़ी? हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, अगर हम वीट की बात करें बच्चों, तो हमारी वीट की प्रोडक्टिविटी कम से कम 10 टाइम्स बढ़ गई थी। ऐसे ही प्रत्येक फसल में हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ी, अलग अलग पैरामीटर पर बढ़ी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनकम। हमारी इनकम में वृद्धि हुई। किसकी इनकम में? हमारे फार्मर्स की इनकम में वृद्धि हुई। बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ गई किसकी? फार्मर्स की। कैसे बढ़ गई? क्योंकि एक किसान को इनपुट्स चीपली अवेलेबल होने लगे और उनकी जो फसल थी उसके दाम उनको अच्छे मिलने लगे, जिसके चलते हमारे किसान की जो इनकम थी वो अच्छी खासी बढ़ गई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है राइज इन कमर्शियल फार्मिंग। जो हमारी किसान थे पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब वो फार्मिंग करते थे, सिर्फ इतनी फसल उगाते थे सो दैट उनके घर का खर्चा चल जाए या उनके घर का खाने पीने का काम चल जाए, सेल्फ कंजम्पशन का काम चल जाए। वो लोग फार्मिंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करते थे, मार्केट में सेल आउट करने के लिए नहीं करते थे। अब आफ्टर रिवॉल्यूशन हमारे फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया, वो कन्वेंशनल फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए। इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवॉल्यूशन, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब हमारे किसानों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी फसल की प्रोडक्टिविटी और हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गया था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत वृद्धि देखने को मिली। मीन्स हमारे किसानों ने जो हमारी लेबर्स थी उनको सही टाइम पे एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया और उनका पेमेंट भी टाइम से होने लग गया। बिफोर रिवॉल्यूशन जो लेबर्स थी उनका पेमेंट नहीं दिया जाता था, पेमेंट उनका जो हमारे ऑनर ऑफ द सोइल थे वो नहीं देते थे। बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे जो लेबर्स है उनको पेमेंट टाइम से हो जाने लगा, जिसके चलते हमारे एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। सब्सटेंशियल राइज इन एवरेज, जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन था उसमें भी काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हर चीज़ का कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी कुछ फॉल्ट था, कुछ फेलियर्स थे। वो देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा कहाँ फेल हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो सबसे पहला फेलियर था वो ये था कि ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया, सीमित हो गया कुछ क्रॉप्स तक। मीन्स इसकी जो सीमा थी, हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, इसका फोकस सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स पे था, बाकी फसलों पे इसका क्या फोकस नहीं था। अब देखते हैं किस किस फसल पे इसका फोकस था। इसका जो फोकस था बच्चों वो सिर्फ किस पर था? उसका जो फोकस था वो था सिर्फ हमारे फूड ग्रेन्स पर, मीन्स वीट एंड राइस पर। सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस के प्रोडक्शन पर फोकस किया गया और किसी प्रोडक्शन पे, किसी और फसल के प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया गया। जूट, कॉटन, टी को इग्नोर किया गया, पल्सेस को इग्नोर किया गया। किसमें? ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका कुछ चुनिंदा स्टेट्स में ही
इस पे फोकस किया गया। पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, बाकी राज्यों को दरकिनार कर दिया गया ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है पार्शियल रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को मिटाने में भी ये कोई खास कारगर नहीं रहा। हमारे किसानों की कहे या हमारी इंडियन इकोनॉमी की कहे, गरीबी ये नहीं मिटा पाया, नहीं दूर कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारे किसान डेप्टनेस के अंदर दबते चल गए। उन्हें लोन तो मिलता गया बट कहीं ना कहीं उनका लोन उनसे नहीं उतरा, जिसके कारण वो ऋण के नीचे दबते चले गए। और जो हमारा किसान था, रिच किसान रिच होता चला गया और पुअर पुअर होता चला गया। नेक्स्ट है नेगलेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स, जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए उनमें भी पूर्णतः सुधार नहीं हुआ। जो पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी वो ग्राउंड लेवल पे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर, मैंने आपको अभी बताया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ फ्रॉम द लैंड वो हमारा प्रॉपर नहीं हुआ। अमीर किसान अमीर होता चला गया, गरीब किसान गरीब होता चला गया, गरीब किसान ऋण के नीचे दबता चला गया। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारी पर्यावरण का भी विनाश हुआ। हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके अपनी जो लैंड थी उसकी नेचुरल क्वालिटी थी वो हमने ख़त्म कर दी, और जितनी भी फसल हमारी होने लगी वो सारी फसल हमारी केमिकल युक्त होने लगी, जो हमारे जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित होने लगी। ये सब समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित कर रही थी। सो स्टूडेंट्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।